हेलो स्टूडेंट्स, हमने फिजिक्स की पिछली क्लास में चार्ज मतलब आवेश के कुछ गुण पढ़े थे। उनमें एक गुण पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। उसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि 250 ग्राम जल में कितने धनावेश तथा कितने ऋणावेश होंगे, यह हमें क्वेश्चन में गणना करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। 250 ग्राम, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला ये था हमारा, एन यहां पर हम बड़ा ले रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले ई की वैल्यू तो फिक्स है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कैसे भी। अब हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि एन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम निकालेंगे कैसे। सबसे पहले देखो जो 250 ग्राम जल है, इसमें जल के अणुओं की संख्या निकालनी पड़ेगी। किसकी संख्या? अणुओं की संख्या। अगर हमारे पास अणुओं की संख्या आ गई तो फिर एक जल के अंदर जो अणुओं की संख्या, एक जल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उनसे गुणा करके हम टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले अणुओं की संख्या हम मोल से निकालते हैं। देखो अणुओं की संख्या के लिए मोल का फॉर्मूला क्या होता है, अणुओं की संख्या बटा अवगाद्रो संख्या, ठीक है। तो अगर n निकालना है तो n इंटू Na हो गया। ये अणुओं की संख्या है और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या ले रहे हैं, तो ये निकालने के लिए अब देखो ये कैसे निकालेंगे बताओ। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम में भार बटा हुआ अणु भार। ग्राम में भार हमारे पास दे रखा है 250 और जल का अणु भार कितना होता है 18, और Na अवगाद्रो संख्या की वैल्यू आप सबको पता है 6.02 10 टू पावर 23। ये हमारे पास जल के अणुओं की संख्या आई है, जल के अणुओं की संख्या। और ये बताइए जो जल का एक अणु होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो 8, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन में हो गए और एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए हाइड्रोजन में। तो टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या ये जो वैल्यू है कितनी आएगी, इस पूरी संख्या में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। अब ये जो पूरा n का मान है यहाँ रख सकते हैं। Q बराबर क्या आ गया 10 इंटू 250 अपॉन में 18 और इंटू अवगाद्रो जो नंबर है साथ में E मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो कितना आएगा 1.6 10 टू पावर माइनस 19। इस पूरे को अगर सोल्व करेंगे तो आपके पास चार्ज वैल्यू आ जाएगी, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा नेगेटिव। अगर हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या रखी तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे प्रोटॉन। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम इस चैप्टर का आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो इस पूरे चैप्टर का बेस रहेगा, जिसको हम कूलॉम्स लॉ कहते हैं, कूलॉम का नियम कहते हैं। ओके, स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, कूलॉम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट थे कूलॉम, उन्होंने एक लॉ दिया दो चार्जेस के लिए, मेनली दो चार्जेस के लिए हम समझेंगे, फिर ज्यादा के लिए समझेंगे। तो इन्होंने बोला कि जब दो चार्ज स्टेबल रहेंगे, स्टेबल मतलब स्थिर रुके हुए, तो जैसे मान लो इन्होंने बोला कि दो चार्ज है, ये रहा एक चार्ज Q1 और ये रहा एक चार्ज Q2, ये दोनों स्टेबल है। स्टेबल है तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो फिक्स रहेगी, और इसको इन्होंने किससे डिनोट कर दिया R से, ठीक है। ये तो इन्होंने समझाने के लिए बताया। अब ये बताओ, अपन ने इस चैप्टर की पहली क्लास में ही पढ़ा था कि कोई भी चार्ज है दो, उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, कोई ना कोई बल जरूर लगेगा। वो बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी, वो निर्भर करता है ये चार्ज कैसे हैं, आवेश कैसे हैं। अगर दोनों चार्ज समान प्रकार के, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, तब तो उनमें बीच में प्रतिकर्षण लगेगा। और अगर दोनों अपोजिट है, अपोजिट का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि दो स्थिर, ये जो डेफिनेशन है इस नियम की वो आप समझेंगे, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण लिख सकते हैं आप,
ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बल मतलब F, बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। समानुपाती किसके है, गुणनफल के। ये रहा गुणनफल, दोनों आवेशों का गुणनफल के तो समानुपाती, और उनकी जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी उसके वर्ग के, बीच की दूरी कितनी है r, उसका वर्ग स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम है, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों को सम्मिलित रूप से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर। वापस समझें, दोनों चार्ज स्थिर होने चाहिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस फिक्स हो गई। ये बोला है कि दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो दोनों के परिमाण के गुणनफल के तो क्या होगा, समानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये सम्मिलित रूप से हमने इस नियम को पढ़ा। अब देखिए, अब देखो ये जो बल है कि दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, इसलिए इसको न्यूटन का व्युत्क्रम नियम भी कहते हैं, ठीक है। कूलॉम के व्युत्क्रम नियम, इसका दूसरा नाम था कूलॉम का व्युत्क्रम नियम, ये इसका नाम है, कूलॉम का व्युत्क्रम नियम भी इसको कहते हैं, ठीक है। और ये जो बल होगा वो इसी लाइन के अनुसार रहेगा, मतलब इसी लाइन के इर्द गिर्द ये इसका परिमाण रहेगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इस फॉर्मूले को कैसे। आपको दिख रहा है यहाँ समानुपाती चिन्ह है, तो इस फॉर्मूला में जैसे ही समानुपाती चिन्ह रहता है एक स्थिरांक लगता है जिसको बोलते हैं k, तो k तो लगी गया और साथ में क्या है r स्क्वायर। k को क्या बोलते हैं, समानुपातिक स्थिरांक, समानुपातिक स्थिरांक। ये नियम एक तरह से बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने 11वीं क्लास में गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था। गुरुत्वाकर्षण में क्या था, केवल यहाँ पर Q1 Q2 की जगह द्रव्यमान आ गया था, और यहाँ k की जगह वहां क्या आया था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण ये था g। अब जो k होता है इसकी वैल्यू ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको E नॉट, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। इस चिन्ह का नाम तो एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन इस राशि का क्या नाम है, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, इस एप्सिलॉन नॉट राशि का नाम। तो हम इस k की जगह की वैल्यू भी रख सकते हैं, तो क्या आ गया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलॉम के नियम का गणितीय रूप है। यहाँ नोट आ गया तो मतलब ये जो नियम लगा है वो किसके लिए लगा है, निर्वात के लिए, ये निर्वात के लिए लगा है। और अगर माध्यम के लिए लेंगे तो F बराबर क्या आ जाएगा, 4 पाई ओनली एप्सिलॉन नॉट हट जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसके आ गया, किसी माध्यम के लिए। ये कूलॉम का नियम होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास दो राशि आ गई, एक तो k और एक एप्सिलॉन नॉट। इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले k के बारे में पढ़ते हैं। k के बारे में देखो हमने पढ़ा अभी ये फॉर्मूला। अब अगर हम k की वैल्यू अगर निकालेंगे तो यही आएगी पक्षांतर करके, तो यहां से हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो देखो मात्रक कैसे निकालेंगे, k का मात्रक कैसे आएगा बताओ, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इनटू में r दूरी का क्या होगा स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर, अपॉन आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलॉम, लेकिन दोनों के गुणा में तो क्या हो गया स्क्वायर। तो ये k का मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। अब इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। देखो विमा कैसे निकालेंगे, बल की विमा आप सबको पता है m1 L1 T-2 होती है। दूरी की विमा स्क्वायर है तो L2 हो गई। ऐसे कूलॉम की विमा हमने पढ़ी थी A1 T1, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा A2 T2 हो जाएगा। इसको पूरा सोल्व करें तो देखो m1 L1 T-2 L2
इनको ऊपर ले जाएंगे, a माइनस टू d माइनस टू, इसको सोल्व करेंगे तो देखिए m1 L3 हो गया -2 -4 और a माइनस टू, ये इसकी बीमा आ गई। इस तरह से हम इसकी बीमा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये k के बारे में पढ़ा। अब जब k को जब पूरा सोल्व करते हैं निर्वात के लिए तो k की फिक्स वैल्यू याद रखेंगे, ये होती 9 × 10⁹, ये फिक्स वैल्यू याद रखनी है 9 × 10⁹, ये आगे भी काम आएगी हमारे। अभी आप ये ध्यान रखेंगे। और मात्रक आपको सबको पता है न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये k के बारे में कुछ जानकारी हो गई। ऐसे ही एप्सिलॉन के बारे में जानकारी कर लेते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा k बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो 1/4 पाई हो गया। तो मतलब एप्सिलॉन जो होता है k के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अब सब कुछ चेंज हो जाएगा। मात्रक देखो, मात्रक उल्टा कर दो, व्युत्क्रमानुपाती तो उल्टा, कूलम स्क्वायर तो ऊपर आ जाएगा, न्यूटन × मीटर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ऐसे विमा भी उल्टा कर दो, जो प्लस में है वो किस में कर देंगे माइनस में। तो ये हो जाएगी m-1 L-3 T4 A2। इस तरह से इसकी ये बीमा हो जाएगी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे k की वैल्यू फिक्स थी कितनी 9 × 10⁹, वैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी फिक्स है। कितनी है याद रखेंगे 8.85 × 10⁻12 और ये मात्रक इसका हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, k की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगी सोल्व करने में। ये हमारा कूलॉम का नियम से संबंधित कुछ जानकारी थी। अब देखिए कूलॉम का नियम कब लगेगा कब नहीं लगेगा, शर्तें। कूलॉम के लिए नियम के लिए शर्तें क्या है, आवेश कैसा होना चाहिए स्थिर, गतिशील नहीं, स्थिर होना चाहिए, गतिशील नहीं होना चाहिए। क्योंकि गतिशील अगर आवेश हो गया तो वहां पर विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी लागू हो जाता है। तो हमें केवल विद्युत बल ध्यान रखना है। दूसरा, यह जो बल होता है केवल इतनी दूरी तक ही लागू होता है, इससे कम दूरी पर लागू नहीं होता है। क्योंकि 10⁻15 मीटर से अगर कम दूरी होगी तो मतलब 10⁻15 मीटर किसका आकार होता है नाभिक का। तो अब नाभिक के अंदर जाना पड़ेगा, तो नाभिक में तो कौन सा बल लागू हो जाएगा नाभिकीय बल। तो वहां पर नाभिकीय बल नहीं लग के फिर कौन सा बल, विद्युत बल नहीं लग के कौन सा बल लगने लग जाएगा नाभिकीय बल। ये जरूरी, ठीक है। ये कूलॉम के नियम की शर्तें हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रखना आपको जरूरी है। ठीक है, और अपन ने पढ़ाया था व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, वो शर्त नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। ये मेन चीजें, दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। आप चाहे तो लिख सकते हैं व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन होना जरूरी है उसके अंदर, तभी कूलॉम का नियम लागू होगा। ये 3 शर्तें हैं कूलॉम के नियम की। आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए इनको, मैंने शॉर्ट में बता दिया। अब हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं परावैद्युतांक। छोटा सा टॉपिक है परावैद्युतांक। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है देखेंगे, इसको एप्सिलॉन आर से कर सकते हैं। ठीक है, आप देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है एफ नॉट अपॉन एफ एम। एफ तो क्या है बल, नोट का मतलब निर्वात होता है, एन का मतलब क्या होता है माध्यम। इसका मतलब क्या हुआ, क्या परिभाषा बन गई कि माध्यम जब निर्वात होगा, निर्वात में अगर कोई दो आवेश है, निर्वात ले लो वायु ले लो, निर्वात में अगर दो आवेश है तो उनके बीच में जो लगने वाला बल है वो, और अगर कोई माध्यम है उसमें दोनों बलों के बीच में, दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल, निर्वात में जो आवेश है उनके बीच में लगने वाला बल और माध्यम में
आवेशों के बीच में लगने वाला बल, उन दोनों बलों का अनुपात क्या कहलाता है? पराविद्युतांक। और देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी पढ़ा हमने, एफ नोट को क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि माध्यम में तो नोट हट जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से ये कट गया, यहां से ये कट गया, क्या बच गया? 1 एप्सिलॉन नॉट, ये पलट के ऊपर चल जाएगा। तो मतलब एप्सिलॉन आर का एक फॉर्मूला आ गया अपने पास में, ये वाला। तो अब इसको क्या बोल सकते हैं? एप्सिलॉन का मतलब क्या था? विद्युतशीलता। तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात भी क्या कहलाता है? परावैद्युतांक। ठीक है। और वैसे भी परावैद्युत शब्द का मतलब क्या होता है? कुचालक। कुचालक मतलब क्या हो गया? जिस पदार्थ का परावैद्युतांक जितना ज्यादा होगा पदार्थ उतना ही क्या होगा? कुचालक। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है। अब मैं कुछ वैल्यूज बताता हूं आपको परावैद्युतांक की, कुछ पदार्थों की वैल्यूज। ठीक है, आप लिख लीजिए। सबसे पहले हवा के लिए 1.0005 लगभग 1 हो गया। निर्वात के लिए कितना होता है? 1 होता है। आसुत जल, इसका ध्यान रखेंगे, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। आसुत जल का परावैद्युतांक कितना होता है? 80। इकाई कुछ भी नहीं होती इसकी। ठीक है। इसके बाद में आप ध्यान रखेंगे, जो एग्जाम में आ चुके हैं ज्यादातर जो काम के रहते हैं, रबर का होता है 7। ऑक्सीजन और वायु एक ही चीज है। और एक लिख लीजिए सुचालक। सुचालक का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत। ये दो इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान रखिए। ये कूलोम का नियम है। इस तरह से हम, अब देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं परावैद्युतांक का। कैसे करते हैं इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है। क्वेश्चन है, निर्वात में दो आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। कितना है? 18 न्यूटन। क्वेश्चन है, यदि दोनों के बीच 3 परावैद्युतांक वाला पदार्थ रख दे तो अब बल क्या होगा? क्वेश्चन है, पहले जो आवेश थे निर्वात में, दोनों निर्वात में थे, उनके बीच में जो बल लग रहा था 18 न्यूटन था। अभी बोला गया कि दोनों आवेशों के बीच में एक पदार्थ रख दिया जिसका परावैद्युतांक कितना है? 3। तो अब नया बल क्या होगा? सिंपल सी बात है। सबसे पहले फॉर्मूला देखो, परावैद्युतांक का बल आ रहा है तो बल का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा, F0 अपॉन F1। इसकी वैल्यू हमें दी गई है। परावैद्युतांक कितना है? 3। निर्वात में बल कितना दे रखा है? 18। माध्यम में निकालना है तो सिंपल सा सोल्व कर दीजिए। 18/3 6। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहां से ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो अब जो बल लगेगा कितना लगेगा? 6 न्यूटन। मतलब 6 गुना कम हो गया। जितना है, जितना परावैद्युतांक उसके हिसाब से कितना गुना कम हो गया? 6 गुना। ये परावैद्युतांक का एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम कल कूलोम के नियम से संबंधित 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद हम आगे कूलोम के नियम का सदिश निरूपण, फिर अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण के सिद्धांत के कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद में हम विद्युत बल रेखाओं के तरफ चलेंगे। ठीक है। आज फिजिक्स की क्लास छोटी होगी। दूसरा, मुझे एक अनाउंसमेंट करना था कि अगले संडे को आपका टेस्ट होगा। इस सैटरडे तक, इस जो आने वाला संडे है, इससे पहले जो सैटरडे आ रहा है उस सैटरडे तक जितनी भी आपकी क्लास हो जाएगी उस उतने टॉपिक का कंप्लीट आपका टेस्ट होगा। और जो टेस्ट होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइम मतलब
ABCD ऑप्शन आएंगे, उनमें आपको आंसर करने हैं। ओके, तो आप सभी साथ के साथ रिवाइज करते रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।